आज के इस टॉपिक में हम दो मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उपागम हम देख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो नोट में हम देखेंगे निर्णय निर्माण उपागम, साथ में संचार उपागम। आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताने की पूरी पूरी कोशिश रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय AK यूट्यूब चैनल पर। अपनी सीट बेल्ट कस लीजिए और आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट। इससे पहले वाले वीडियो नोट आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्णय निर्माण उपागम, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में आइए चर्चा कर लेते हैं। यह जो उपागम है, निर्णय निर्माण उपागम, इसका राजनीति शास्त्र के अध्ययन में व्यवहारवादी आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ है। तो हम कह सकते हैं कि यह उपागम जिस आंदोलन से प्रेरित है वो कौन सा है? व्यवहारवादी उपागम। प्रश्न पूछा जा सकता है, जवाब आपको मिल गया कि निर्णय निर्माण उपागम राजनीति शास्त्र के अध्ययन के लिए किस आंदोलन से प्रेरित हुआ, तो वो व्यवहारवादी आंदोलन से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, इनमें कुछ विद्वानों के नाम मुख्य हैं, जिसमें रिचर्ड स्नाइडर, बर्क सापिन, ये इन्होंने मिलकर एक किताब लिखी थी दोस्तों। काफ़ी प्रसिद्ध किताब है जिसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस किताब में इस उपागम को इन्होंने सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो अब स्नाइडर, रिचर्ड स्नाइडर, ठीक है, रिचर्ड स्नाइडर और बर्क सापिन को निर्णय निर्माण सिद्धांत का क्या कह दिया जाता है? जनक कह दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, निर्णय निर्माण सिद्धांत का जनक किसे कह दिया जाता है? स्नाइडर, रिचर्ड स्नाइडर और बर्क सापिन को निर्णय निर्माण सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्नाइडर व अन्य विद्वान जो थे इसके सहयोगी, उनका मानना था कि किसी भी निर्णय को यदि समझना है तो हमें यह भी जानना आवश्यक है कि निर्णय किसने लिया है। ठीक है, निर्णय किसके द्वारा लिया गया है, ये सबसे बड़ा पॉइंट हो जाता है। तो निर्णय को समझने में आसानी हो जाती है कि जिसने भी ये निर्णय लिया है, मान लो हम व्यक्तिगत रूप से ये बात करें कि किसी राज्य के द्वारा कोई निर्णय लिया गया, राज्य में जो नेता है उसने वो निर्णय पे मोहर लगाई। अब उस निर्णय की हम प्रकृति को समझने के लिए ये समझेंगे कि निर्णय किसने लिया है। तो जो भी नेता है, जो भी लीडर है, जिसने भी निर्णय लेने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो उसके बिहेवियर से हम काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं कि ये निर्णय कैसा हो। तो निर्णय किसने लिया है और किन अंतरक्रियाओं के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है, इन दो बातों को विशेषतः ध्यान में रखना चाहिए किसी भी निर्णय को यदि समझना है तो। ठीक है, अब जो निर्णय है, इस दृष्टिकोण का मानना क्या है वो ध्यान से सुनो। निर्णय निर्माण का अध्ययन उसी राज्य की पृष्ठभूमि के लिए होना चाहिए जिस परिवेश का वह भाग है। पहली बात तो ये है, निर्णय निर्माण या इसका अध्ययन उन परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाना चाहिए जिस आधार पर निर्णय लेने वाला विश्व की पुनर्रचना करना चाहता है। तो इस दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, निर्णय लेने वालों के व्यवहार की परिस्थिति और उनकी स्थिति का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तभी तो हमने आपको बताया कि निर्णय किसने लिया है, उसके व्यवहार का भी अध्ययन करना चाहिए। किन अंतरक्रियाओं के माध्यम से वो निर्णय लिया गया है, इसका भी अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमने आपको पहले 2 वीडियो नोट में बताया था कि जो मुख्य अभिकर्ता होते हैं वो राष्ट्रीय होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य अभिकर्ता राज्य ही होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं राष्ट्र ही होते हैं। और अपनी भूमिका का प्रयोग वो कुछ व्यक्तियों के माध्यम से करते हैं, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष आपके प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। इनके माध्यम से वो अपनी इस भूमिका का प्रयोग करता है। कौन? राज्य। ठीक है,
तो राष्ट्रों के व्यवहार का सही आकलन उनके प्रतिनिधियों के व्यवहार के आकलन के ऊपर लगाया जा सकता है कि नहीं जा सकता। यही बात तो हम अभी समझा रहे थे आपको कि किसी राज्य का व्यवहार उसमें जो लीडर है उसके व्यवहार का आकलन करके अच्छे से लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनिवार्य भी है कि निर्णयकर्ताओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, रिचर्ड स्नाइडर ने ये बात और इस बात पर जोर दिया कि निर्णय किसने लिया, किन बौद्धिक और अंतर्क्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया, इसका अध्ययन बहुत जरूरी होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्नाइडर के अनुसार कुछ बिंदु हैं जिसमें निर्णय लेने वाले प्रभावित होते हैं। निर्णय लेने वाले प्रभावित होते हैं। निर्णय लेने वाले पर उसके व्यक्तित्व, सामाजिक मूल्य, मांग, उसकी सामाजिक क्रियाओं आदि का प्रभाव पड़ता है। सही बात है। ये हम एक व्यक्तिगत स्तर पर लेकर इसको समझे तो राज्य जो बॉडी है उसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। आप कोई फैसला लेने वाले हैं, आपके परिवेश का आप पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार तो लेंगे ही, लेकिन आपके समाज के, आपका जो समाज है उसके जो सामाजिक मूल्य हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपकी सामाजिक क्रियाएं हैं, इन सभी तत्वों का आपके निर्णय पर प्रभाव पड़ेगा। आपके निर्णय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? निर्णय लेने वाले के व्यवहार पर प्रभाव पड़ेगा। और जब निर्णय लेने वाले के व्यवहार पर पड़ेगा तो निर्णय निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा और उस राज्य की निर्माण शक्ति पर, निर्णय निर्माण शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। बात सही है ना? चलिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी इम्प्लीमेंट होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संकट, पड़ोसी राज्यों का हमारे प्रति रवैया तथा अन्य राज्यों के साथ की गई क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी निर्णय पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक बड़े स्तर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, इंटरनेशनल जो भी सिस्टम है हमारा, संकट है कोई, पड़ोसी राज्यों से प्रति हमारा क्या रवैया है, हमारा रवैया या उनका हमारे प्रति क्या रवैया है, अन्य राज्यों के साथ की गई हमारी क्रिया प्रतिक्रिया क्या है, इनका भी हमारे निर्णय निर्माण या निर्णय लेने पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण को हम इसमें दो शब्दों के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है निर्णय लेने में। ठीक है, अब इसमें हमारा, चाहे हमारा प्रशासनिक ढांचा मान लो, चाहे हमारे सरकारी जो एजेंट हैं उनकी आप मान लो, उनकी क्रियाएं मान लो, हमारी कार्यपालिका है, विधानमंडल है, अंतःक्रिया है, इनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है निर्णय निर्माण में। निर्णय निर्माण के सिद्धांत की प्रमुख 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं दोस्तों। इन शाखाओं के समर्थक भी अलग अलग हैं। पहली हम शाखा देखते हैं, व्यक्तिगत शाखा। इस शाखा में क्या कहा गया है कि जो भी विदेश नीति होगी, किसी भी राज्य की, किसी भी राष्ट्र की जो भी विदेश नीति होगी, उसका निर्माण राज्य का नेता करेगा या करता आया है या करता है। ठीक है साहब, ये व्यक्तिगत शाखा हो गई। किसकी? निर्णय निर्माण सिद्धांत या उपागम की व्यक्तिगत शाखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दारोमदार किस पर है? लीडर पर है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, या फिर वहाँ पर राजा का शासन है तो राजा का। ठीक है, तो नेता निर्णय करेगा उस राज्य की विदेश नीति का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विदेश नीति होगी या जो भी विदेश नीति चलाई जाएगी और देशों के साथ में, उसका निर्माण राज्य का नेता करता है, करता आया है या आगे भी करेगा। इसके समर्थक हैं जूलियट जॉर्ज और अलेक्जेंडर जॉर्ज। ये महोदय जो हैं, विद्वान हैं, ये निर्णय निर्माण की व्यक्तिगत शाखा का समर्थन करते हैं। आई होप आप वीडियो को अच्छे से समझते हुए आ रहे होंगे। यदि आपको हमारा तरीका पसंद आता है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। जूलियट जॉर्ज और अलेक्जेंडर जॉर्ज जो हैं वो निर्णय निर्माण सिद्धांत के व्यक्तिगत शाखा के समर्थक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक है इसमें पर्यावरण शाखा, जो कि 3 शाखाएं हैं। पर्यावरण शाखा के समर्थक हैं स्प्राउट और स्प्राउट।
इस शाखा के अंतर्गत कहते हैं कि निर्णय निर्माण में सभी पर्यावरण कारकों की भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि कोई नेता है, उसने निर्णय निर्माण में अपना व्यक्तिगत तरीके से निर्णय निर्माण कर लिया, नहीं, पर्यावरण शाखा भी जिम्मेदार होती है। ये है स्प्राउट, और स्प्राउट महोदय कहता है कि निर्णय निर्माण में सभी पर्यावरण कारकों की भूमिका होती है। अब इसमें पर्यावरण आपका आंतरिक परिवेश या पर्यावरण आंतरिक भी हो सकता है और आपका बाह्य भी हो सकता है, इंटरनल और आउटर, दोनों ही प्रकार के वातावरण पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। स्प्राउट और स्प्राउट कहते हैं। ये दूसरा प्रकार हुआ। तीसरा देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है प्रक्रिया शाखा। ठीक है, प्रक्रिया शाखा। निर्णय निर्माण के जनक कहे जाने वाले विद्वान स्नाइडर व सापिन ने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। निर्णय निर्माण के जनक कहे जाते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बताया था। ये कहते हैं कि निर्णय निर्माण सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो प्रक्रिया शाखा की होती है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत कारक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है भाई, पर्यावरण कारक भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ तीनों ही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। लेकिन प्रक्रिया शाखा जो है, प्रोसेस डिपार्टमेंट जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक, वही पुस्तक जिसका नाम हमने आपको शुरू में बताया था, डिसीजन मेकिंग एज एन अप्रोच टू द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, में इन्होंने इसकी चर्चा की है, प्रक्रिया तत्व या प्रक्रिया शाखा की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें यहाँ पे समझ में आई कि निर्णय निर्माण के यहाँ पर कौन इनके जनक हैं, कितनी इनकी शाखाएं हैं, क्या क्या इसके अंदर कार्य होते हैं, कैसे हम व्यक्तिगत हमें व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए, और कैसे निर्णय निर्माण प्रभावित होते हैं, किन किन तत्वों से वो, किन किन कारकों से वो प्रभावित होते हैं, ये हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब निर्णय निर्माण दृष्टिकोण के लिए आप एक चीज़ देखते जाइए कि निर्णय निर्माण दृष्टिकोण की आलोचना भी होती है। सभी जितने भी दृष्टिकोण होते हैं उनकी आलोचना लगभग होती है, क्योंकि कमी सब में होती है, मुझ में भी है, आप में भी होगी, और हो सकता है आप में ना हो, लेकिन मुझ में तो है। तो जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर आलोचना होती है। आलोचना दूसरे विद्वान करते हैं अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है समस्या समाधान में सहायक नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। इस उपागम के माध्यम से यह जानकारी तो मिल जाएगी कि ये निर्णय कैसे हुआ, किसने लिया, ठीक है, कहाँ लिया, इनकी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इससे कुछ समस्या दूर हुई कि नहीं हुई, तो उसका जवाब मिलेगा ना जी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इसलिए यहाँ पर कोई भी ऐसा संकेत नहीं मिलता जिससे इस निर्णय निर्माण उपागम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कोई समस्या का समाधान हुआ हो। ओके, दूसरा हम आलोचना के बारे में ये भी चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं कि व्यवहारवादी जो थे वो मूल्य रहित रखने की बात करते थे। ठीक है, आपने उत्तर व्यवहारवाद में सुना होगा कि मूल्यों को स्थान दिया गया, लेकिन व्यवहारवादी मूल्य रहित रखने की बात करते थे, जो वास्तविकता के बिल्कुल उलट था, विपरीत था। क्योंकि ये व्यवहारवादी क्रांति से ही प्रेरित है, इसलिए इसकी आलोचना हो रही है कि आप मूल्यों को नकार नहीं सकते, आप मूल्यों को नकार नहीं सकते। तो मूल्य रहितता पर इसमें जो बल दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये मूल्यों पर, राष्ट्रों के मूल्यों पर भी टिका होता है कि किसी का निर्णय सही है या गलत है। तो आप मूल्य रहित को कैसे सही मान सकते हैं? तो व्यवहारवादी से प्रेरित है, इसलिए इसकी ये भी आलोचना यहाँ पर की जाती है। तो दोस्तों, ये निर्णय निर्माण सिद्धांत था, बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इस सिद्धांत की आलोचना हुई, लेकिन काफ़ी सीमा तक इस सिद्धांत की उपयोगिता आज भी बनी हुई है, इसीलिए हम इसका अध्ययन भी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपका शुरू होता है इस वीडियो का दूसरा बिंदु, जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचार उपागम। आज मैंने 2 बिंदु इसमें समाहित कर दिए ताकि आपका समय बचे और आप अच्छे से अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का संचार उपागम। संचार क्या होता है दोस्तों? नेट फर्स्ट पेपर में
संचार के लिए मैंने वीडियो नोट भी डाला हुआ है, आपने नेट के वीडियोस देखे होंगे। तो संचार होता है दोस्तों कम्युनिकेशन। क्या होता है? कम्युनिकेशन। वाह भाई साहब, आपने तो इसका इंग्लिश बता दिया। मतलब क्या होता है? अरे देखो, संचार वो व्यवस्था होती है जिसमें हम अपने आचार विचार एक दूसरे को प्रदान करते हैं। हमें एक दूसरे की कार्यशैली को समझने का मौका मिलता है, उसके बाद हम किसी भी डिसीजन पर पहुंचते हैं। वो एक सरल भाषा में हमने कह दिया, संचार उपागम संचार सिद्धांत। अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यदि हम संचार की बात कर रहे हैं तो उसको हमें समझना चाहिए। संचार उपागम सबसे पहले जिस विद्वान ने पेश किया वो प्रसिद्ध गणितज्ञ रॉबर्ट वीनर थे। तो इनका राजनीति शास्त्र में क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। लेकिन संचार उपागम की यदि बात करें तो सबसे पहले प्रसिद्ध गणितज्ञ रॉबर्ट वीनर ने दिया था, क्योंकि ये गणितज्ञ थे। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कार्ल डायच ने। कार्ल डायच लिखा मिल रहा होगा आपको कहीं। कार्ल डायच ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया, या फिर हम कह सकते हैं प्रस्तुत किया। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर संचार उपागम का मुख्य बल किस पर है? परिवर्तन पर। इनका मानना है कि संचार जितना प्रभावित होगा, कम्युनिकेशन जितना प्रभावित होगा, उतने ही आपकी परिणाम, कार्य करने की गति, ये सभी प्रभावित होती है। ठीक है, तो संचार पर आधारित होता है बहुत सारा काम, बहुत सारी जिम्मेदारी। तो संचार जितना अधिक प्रभावी होगा उतना ही ज़्यादा कारगर रहेगा। डायस कहते हैं कि प्रत्येक प्रणाली में सूचना को ग्रहण करने वाले कारक होते हैं। कई सूचना ग्रहण करने वाले ढांचे मात्र सूचना ग्रहण ही नहीं करते, अपितु उनको चुनते हैं, उनमें से छांटते हैं, उनको आंकड़ाबद्ध करते हैं। ठीक है, और निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में उन सूचनाओं को याद रखते हैं। इसके बाद वास्तविक निर्णय लेने तक इन आंकड़ों को संभाल के रखा जाता है। ठीक है, तो ये संचार उपागम की कुछ बातें हुई। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कार्ल डायच हैं। कार्ल डायच मानते थे कि संचार व्यवस्था यदि सुदृढ़ है तो राज्यों के मध्य निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं। बिल्कुल, कार्ल डायच का ये कहना था कि यदि कम्युनिकेशन दो राज्यों में या विभिन्न राज्यों के बीच में सही है, संचार व्यवस्था यदि उनमें सही है, तो उनमें आपस में ये क्षमता उत्पन्न हो ही जाती है कि वो शीघ्र निर्णय ले पाते हैं, स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं और अपनी विदेश नीति में इसे सही तरीके से लागू कर पाते हैं। ठीक है, तो सूचनाओं, जो भेजी गई सूचना होती हैं, कोई भी सूचना भेजी गई किस मात्रा में सही या किस मात्रा में गलत रूप से प्राप्त की जा रही है, इसका अनुमान भी लगाया जाता है। ठीक है, डायस ने समूहों, समाजों, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय समाजों, सभी संगठनों में संश्लिष्ट मापने के लिए सूचना प्रवाह की अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया था। ऐसा नहीं है हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करें, हम इसको समाज में भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इसको व्यक्ति से व्यक्ति में भी प्रयोग कर सकते हैं, संगठनों में भी प्रयोग कर सकते हैं, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में सूचना प्रवाह के अध्ययन की पद्धति में भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम कहें कि डायच ने संचार उपागम के मुख्यतः 4 अवधारणा या 4 यहाँ पे पद बताए थे। कितने पद बताए थे? 4 यहाँ पे पद उन्होंने बताए थे। कौन कौन से? ध्यान से सुनिएगा। लोड यानी भार, व्यवस्था द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचार की गति को लक्ष्य के साथ जोड़ना भार के अंतर्गत आएगा, लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतना ही समझ लो, ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, संचार दृष्टिकोण में डायस ने अध्ययन की मूल इकाई सूचना प्रवाह को माना है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर कराता रहता हूँ। सूचना के प्रवाह को माना है मूल इकाई। ठीक है, तो लोड हो गया एक, तो इसमें अवधारणा में कि व्यवस्था जो भी है द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचार की गति को लक्ष्य के साथ यदि जोड़ दिया जाता है तो वो अपने लक्ष्य तक, अपने अंतिम परिणाम तक जल्दी पहुँच जाते हैं। दूसरा होता है लैग। लैग का मतलब होता है दोस्तों देरी। सूचना सही समय पर मिलने पर भी व्यवस्था द्वारा निर्णय में देरी करना, तो ये लैग कहलाती है। किसी राज्य के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा यदि सूचना सही समय पर मिल गई फिर भी वो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो लैग अवधारणा के अंतर्गत आते हैं कि वो निर्णय में क्या कर रहे हैं? देरी कर रहे हैं। गेन जो होता है दोस्तों, गेन का मतलब यहाँ पे लाभ से है। प्राप्त सूचना के जवाब में शीघ्रता
व प्रभावी होना। तो यहाँ पर लाभकारी बात की गई है कि जो भी प्राप्त सूचना है उसके जवाब में शीघ्रता है और प्रभावी है। ठीक है, प्रभावी उत्पन्न होने वाले जितने भी ये तरीके होते हैं उसका लाभ से यहाँ पर अभिप्राय लिया गया है संचार व्यवस्था में। ठीक है, लास्ट है इसमें लीड यानी अग्रता। संभावित परिणामों का पूर्व आकलन कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना। संचार व्यवस्था से आप संभावित परिणामों का पूर्व आकलन कर लेंगे और निर्धारित लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर लेंगे। आपने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं ना, वो संभावित परिणामों का आप संचार विधि से पता कर लेंगे कि इसके ये परिणाम निकल सकते हैं और आपके जो लक्ष्य हैं आप उनको समय पर प्राप्त भी कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अतः कहा जा सकता है कि जिन राज्यों या राष्ट्रों के पास स्पष्ट व द्रुत सूचना संचालन का जाल बिछा हुआ है वे राष्ट्र नीति निर्धारण व लक्ष्यों को पाने में अधिक सफल पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 100 बातों की एक बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी राज्य है या राष्ट्र है उसके पास में स्पष्ट है, तेज गति का सूचना संचालन का जाल बिछा हुआ है, लेट लतीफी नहीं है, तो राष्ट्र नीति निर्धारण व लक्ष्यों को प्राप्त करने में वो अधिक सफल हो जाते हैं। अपनी विदेश नीति में वो अच्छे तरीके से पेश आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो संचार उपागम है इसकी कुछ छोटी मोटी हमारे पास में आलोचनाएं हैं जिनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। आलोचना में पहली बात तो ये है कि संचार उपागम का जो विवरण दिया वो एक तरीके से सरल नहीं होकर जटिल दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामान्य विद्यार्थियों की समझ से ये दूर रहता है। इसके आधार पर मानव प्रकृति को यांत्रिकी से संबंध करके कई प्रकार की जटिलताएं मुश्किल यहाँ पर पैदा कर दी गई हैं, ये आलोचना में कहा गया है। दूसरी बात कही गई है कि इस उपागम में, संचार उपागम की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, यहाँ पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा बल दिया गया है। निर्णयों के परिणामों पर जोर नहीं दिया गया, निर्णय लेने की प्रक्रिया पर, क्योंकि संचार एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया गया है। सूचना प्रवाह के स्वरूप पर इसका मुख्य ध्यान है। ये बात भी यहाँ पर इसकी आलोचना के रूप में कही गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आपको उपागम, संचार उपागम बताया, निर्णय निर्माण उपागम बताया। आई होप आपको हमारे द्वारा किया गया ये कार्य पसंद आ रहा होगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, ऐसा हम चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो के ऊपर लाइक बटन प्रेस ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी दबा लें ताकि वीडियो डलते नोटिफिकेशन आ जाए। हम अब लगभग डेली आपके लिए वीडियो डालते हैं, हम सक्रिय हो चुके हैं, तो आप भी अपनी सक्रियता और अपनी भूमिका निभाएं। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो नोट के साथ। थैंक यू सो मच।